एग्जाम्पल्स ऑफ एसएचएम, यानी कि मैं आपको किसी सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना सिखाता हूं, राइट। देखो, सपोज करें बच्चों कि ये एक दीवार है और ये कोई फ्लोर है, और दीवार से कनेक्टेड है एक स्प्रिंग और स्प्रिंग से कनेक्टेड है एक ब्लॉक। स्प्रिंग कांस्टेंट है K और ब्लॉक का मास है M, और ये सरफेस है फ्रिक्शनलेस। अब नोटिस कीजिएगा कि स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे है, तो ये अपने आप तो ऑसिलेशंस नहीं करेगा, राइट। तो इसको हमें डिस्टर्ब करना पड़ेगा, तब जाके ये ऑसिलेशंस करेगा, ठीक है। तो देखिए, करते हैं इसको डिस्टर्ब और करवाते हैं इससे ऑसिलेशंस। तो जब हम मान लीजिए कि हम इसको यहाँ तक खींच लेते हैं और रिलीज कर देते हैं, हमने इसको A डिस्टेंस खींच लिया स्प्रिंग को और ब्लॉक को रिलीज कर दिया, और हमने एक स्टॉप वॉच को ऑन कर लिया, यानी कि द ब्लॉक इज रिलीज्ड एट t इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब क्या होगा? अब होगा ये कि ब्लॉक वापस आएगा यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, मैं अपने हाथ के मूवमेंट से समझाता हूँ। ब्लॉक यहाँ से यहाँ आएगा, अब यहाँ पे उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, मोशन होगा, वेलोसिटी होगी, और उसका इनर्शिया भी है। तो अपने इनर्शिया के चलते वो यहाँ पे रुक नहीं पाएगा और वो आगे तक आ जाएगा। एक्चुअली जितना पीछे से आ रहा है, ए अमाउंट पीछे से आ रहा है, तो ए ही अमाउंट आगे चला जाएगा वो। यानी अगर ये x इज इक्वल टू 0 है, या x इज इक्वल टू प्लस ए है, या x इज इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू माइनस ए तक जाएगा। फिर यहाँ पे कंप्रेस्ड हो चुका होगा स्प्रिंग, तो कंप्रेस्ड स्प्रिंग उसको पुश करेगा, तो वापस x इज इक्वल टू 0 पे पहुँचेगा, पर उसके पास इनर्शिया है तो रुक नहीं पाएगा, ओवरशूट कर जाएगा। तो मान लो कि जाते समय किसी इंस्टेंट पर इसका डिस्प्लेसमेंट x है, ये उधर ही जा रहा है, क्योंकि ये तो आएगा जाएगा आएगा जाएगा। तो कोई ऐसा इंस्टेंट मैंने लिया है जब ये उधर ही जा रहा है, m मास का ब्लॉक, और v मैंने इसकी वेलोसिटी ले ली है, और ध्यान दीजिएगा x मैंने स्प्रिंग में एक्सटेंशन ले लिया है। तो अब स्प्रिंग एक्सटेंडेड है, तो स्प्रिंग इस पे एक फोर्स लगाएगा k इंटू एक्स पीछे की तरफ, राइट। तो अब इसको सॉल्व करने के मेरे पास दो मेथड हैं, तो मैं दोनों मेथड आपको सिखाता हूं। एक का नाम है एनर्जी मेथड, वो ये कहता है क्योंकि फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है इसकी वो रहेगी कांस्टेंट, राइट। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी हुआ हाफ mv² प्लस हाफ kx², जो कि E यानी कि कांस्टेंट है। तो याद करो, हमने इसी से तो शुरुआत की थी। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो ये आ जाएगा m इंटू वी। एक्चुअली v² का डिफरेंशिएशन 2v है, तो 2 से 2 मैंने काट दिया, इंटू dv बाई dt। फिर k इंटू एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 0। आप समझ रहे होंगे कि x² का डिफरेंशिएशन 2x आना था, पर क्योंकि हाफ भी था पहले तो वो 2 कट गया। अब मैं इसको लिख रहा हूं m इंटू वी इंटू ए डी वी बाई डी टी इज ए प्लस k इंटू एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी विच इज v इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को मैं डिवाइड कर देता हूं किससे? v से। तो आ जाएगा m इंटू ए प्लस k इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। दिस गिव्स मी m इंटू ए इज इक्वल टू माइनस k इंटू एक्स, यानी a इज इक्वल टू माइनस k बाई m इंटू एक्स। ठीक है बच्चों? तो अब ये जो k बाई m इंटू एक्स आ गया, तो क्या ये हमारी स्टैंडर्ड
जो इक्वेशन है SHM उसके जैसा है, बिल्कुल है। तो इसको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM। क्या थी वो थी a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो उससे हमें क्या मिला, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, उससे हमें मिला कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम, ये मिला हमें उससे। ठीक है, तो ओमेगा क्या मिल जाएगा, ओमेगा हो जाएगा हमारा के बाई एम, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट लगाएंगे। ठीक है, तो ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी या 2 पाई इंटू न्यू रूट के बाई एम। तो बच्चों न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट अंडर के बाई एम। ये न्यू क्या है, न्यू भी लिख सकते हैं, एफ भी लिख सकते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस स्प्रिंग मास सिस्टम। क्या है न्यू, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, राइट। तो बच्चों अगर मैं न्यू का रेसिप्रोकल ले लूं तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई रूट अंडर एम बाई के। इसको हम कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एम बाई के, राइट। तो इस तरह से मैंने आपको सिखाया कि एक स्प्रिंग मास सिस्टम का जो टाइम पीरियड है वो कितना आता है, 2 पाई रूट अंडर एम बाई के आता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एनर्जी मेथड से सिखाया। अब मैं आपको सिखाता हूँ फोर्स मेथड। ठीक है बच्चों, देखो फोर्स मेथड, तो इसको आप ज़रा नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लें। हो गया नोट, ओके। तो अब मैं आपको सिखाता हूँ फोर्स मेथड। देखिएगा ज़रा फोर्स मेथड क्या है। तो फोर्स मेथड में मान लीजिएगा कि ये ब्लॉक का हमने एफबीडी बनाना है। एफबीडी आपको याद होगा, फ्री बॉडी डायग्राम, यानी एक ऐसा डायग्राम जिसमें हम बॉडी पे एक्ट करने वाले सभी फोर्सेस शो करते हैं। तो इस तरफ एक KX फोर्स लग जाता है, इस तरफ नॉर्मल रिएक्शन लग जाता है, इस तरफ mg लग जाता है। m मास का ब्लॉक है। तो बच्चों आप जान रहे होंगे कि वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई मोशन है ही नहीं, तो n और mg तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो चाहे तो आप शो करें कि n माइनस एम जी इज इक्वल टू 0, चाहे तो ना करें, लेकिन n और mg एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। अब ये जो KX फोर्स है यही इसको लेके जाएगा इस ओर। तो असल में हम जब मोशन स्टडी करते हैं तो हमें एक पॉजिटिव डायरेक्शन लेनी पड़ती है। जैसे काइनेमेटिक्स है तो उसमें हम अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन ले लेंगे या इस तरफ को पॉजिटिव डायरेक्शन ले लेंगे, तो किसी एक को तो हमें पॉजिटिव डायरेक्शन लेना पड़ेगा। तो जिधर डिस्प्लेसमेंट है हम उसी को पॉजिटिव डायरेक्शन ले लेते हैं। तो दिस इज माई पॉजिटिव डायरेक्शन। ओके बच्चों, उस तरफ डिस्प्लेसमेंट है तो मेरी वही पॉजिटिव डायरेक्शन है, यानी ये है मेरे लिए x इज इक्वल टू 0 और ये पोजीशन है मेरे लिए x इज इक्वल टू a, और यहाँ पे अगर होगा पार्टिकल तो x इज इक्वल टू माइनस a। तो ये ब्लॉक ऐसे ऐसे चलेगा, x इज इक्वल टू 0 प्लस a 0 माइनस a, राइट। तो अब इस पे जो फोर्स लग रहा है वो तो नेगेटिव दिशा में लग रहा है, तो माइनस का kx इज इक्वल टू एम ए, यही तो इक्वेशन बनेगी। तो बिल्कुल बनेगी। तो बस अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप ये है। तो दिस गिव्स मी a इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM। तो आगे तो सेम है। ठीक है बच्चों, तो आप इसको नोट कर लें। ओके, नोट कर लिया। चलिए अब देखिएगा
अब हम जानना चाहते हैं कि अगर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम वर्टिकल डायरेक्शन में ऑसिलेशन करेगा तो क्या होगा। देखिए, सपोज करें कि ये एक स्प्रिंग है जो कि मासलेस है और जिसकी अपनी कुछ नेचुरल लेंथ है L0। अगर मैं इससे एक ब्लॉक सस्पेंड कर दूं तो इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी और मान लीजिएगा कि वो हो जाती है ये लेंथ इंक्रीज हो गई, इसका नाम है x0। तो यहाँ पे जो नीचे को फोर्स लग रहा है mg और ऊपर को जो फोर्स लग रहा है kx0 वो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। ये तब की बात है जब हमारा ब्लॉक लटका हुआ है, यानी स्टेबल है, यानी रेस्ट में है। तो जब ब्लॉक रेस्ट में है तो जो फोर्स ऊपर की तरफ है और जो फोर्स नीचे की तरफ है वो दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं एंड दे आर बैलेंसिंग ईच अदर, राइट। तो अब ये कब ऑसिलेशंस करेगा? तो अगर मैं इसको डिस्प्लेस कर दूं इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से तो फिर ये ऑसिलेशंस करेगा। तो मान लीजिए इसमें एक एक्स्ट्रा एक्सटेंशन आ गई है XM, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो फोर्स डेवलप होगी वो होगी K इंटू में x प्लस x0 और नीचे को तो mg होगी, ठीक है बच्चों। तो अब मैं इसका फिर से टाइम पीरियड निकालना चाहता हूँ, तो ज़्यादा चक्कर में ना पड़ते हुए मैं कह देता हूँ, देखो माइनस K इंटू में x प्लस x0 और प्लस mg इज इक्वल टू, mg को प्लस क्यों लिया? क्योंकि मैंने ये वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन चूज कर लिया है। अगर आप डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहे हैं तो mg प्लस है और ये माइनस है। अब ये नेट फोर्स हो गया जो कि m में लिखा जाएगा। अब याद रखिए कि mg और kx0 तो कैंसिल होंगे ही होंगे, तो यहाँ पे है माइनस का kx0, ये है प्लस का mg, कैंसिल हो गए। तो माइनस का kx इज इक्वल टू m में, यानी कि फिर से वही बात हो गई, a इज इक्वल टू माइनस का k बाई m इंटू एक्स, यानी कि टाइम पीरियड फिर से वही आ जाएगा 2 पाई रूट अंडर m अपॉन k, या फिर फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो वही आ जाएगी 1 अपॉन 2 पाई रूट अंडर k अपॉन m। तो क्या सीखा हमने ये सीखा कि ग्रेविटी जो कि एक कांस्टेंट फोर्स है, मतलब यहाँ पे कांस्टेंट है, वो अगर किसी पार्टिकल पे लगा दें तो टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं आया। अब याद रखो जब हॉरिजॉन्टल पोजीशन थी तो वो अपनी नेचुरल लेंथ के अबाउट स्प्रिंग ऑसिलेट कर रहा था, मतलब जब ब्लॉक मीन पोजीशन पे है तो स्प्रिंग की लेंथ नेचुरल है। अब यहाँ पे ये नेचुरल लेंथ से बढ़ी हुई लेंथ के अबाउट ऑसिलेशन करेगा, मतलब ये मीन पोजीशन होगी, पार्टिकल यहाँ होगा, नीचे आएगा, यहाँ आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे होगा, नीचे, मतलब दिस इज द मीन पोजीशन। ओके बच्चों, जो रेस्ट की यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो थोड़ा मतलब जब स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ से बड़ी है, मतलब नीचे है। टाइम पीरियड सेम है, ओनली इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट हुई है। तो अगर बात करें एक कांस्टेंट फोर्स की जैसे mg, अब मान लो एक चार्ज की वजह से फोर्स डेवलप करा दें तो भी कहानी यही होगी कि टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा। तो कंक्लूजन ये है बच्चों कि स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड कांस्टेंट फोर्स से चेंज नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई एक हमारे पास क्लॉक है विच वर्क्स ऑन स्प्रिंग मास सिस्टम, तो इसका टाइम पीरियड अर्थ पे t है, तो मून पे जाके इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? द आंसर इज यस, इट विल रिमेन t। या फिर अर्थ के सेंटर पे जाके इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? अगेन इट विल रिमेन t। या फिर अर्थ के अंदर अगर हम एक टनल बनाएं तो उसमें क्या कहते हैं r/2 डेप्थ पे कितना होगा? इट विल रिमेन t। या फिर किसी दूसरे प्लेनेट पे ले जाएंगे जहां पे g की वैल्यू अर्थ की g की वैल्यू की 100 टाइम्स है, तो टाइम पीरियड कितना होगा स्प्रिंग मास सिस्टम का? द आंसर इज अगेन t। तो स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड g पे डिपेंड नहीं करता। अगर तुम्हें समझना है बात को तो तुम देख ही लो ना, m और k के फॉर्मूले में g कहीं है ही नहीं ना, तो g बदलने से टाइम पीरियड बदलेगा ही नहीं, सिंपल फैक्ट, राइट।